नमस्ते इंडिया। मेरा नाम अमित त्रिपाठी है। आज हम एक विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो कि विषय है रासायनिक जलन या केमिकल बर्न। तो रासायनिक जलन क्या है और यह कैसे होता है? एक रासायनिक जलन मानव ऊतक के लिए रसायन के संपर्क का परिणाम है। यह हो सकता है त्वचा या स्किन पर या आंख में। आंख के केस में श्लेष्मा झिल्ली होती है या म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, इसलिए केमिकल तेजी से प्रवेश करता है, यानी कि पेनिट्रेशन रेट फास्ट होता है, प्रवेश दर तेज होती है। यह तथाकथित संचारक, कोरोसिव केमिकल या इरिटेंट्स रासायनिक पदार्थों के कारण होता है। इरिटेंट्स यानी संचारक केमिकल के केस में संभावित रूप से इरिथीमा यानी कि लालिमा, खुजली, सूखापन हो सकता है। कोशिका विनाश यानी कि सेल डिस्ट्रक्शन के संदर्भ में हम एक मामूली प्रतिक्रिया की बात कर सकते हैं इन केस ऑफ इरिटेंट केमिकल। हालांकि हमें उस विषैले यानी टॉक्सिक पहलू को नहीं भूलना चाहिए जो उत्पाद यानी केमिकल की प्रकृति से जुड़ा हुआ हो, जैसे कि व्हाइट स्पिरिट। दूसरी ओर कोरोसिव केमिकल यानी संचारक रसायन संभावित रूप से गंभीर जलने का कारण बन सकते हैं। इसलिए हम मानव ऊतकों में केमिकल के घुसने यानी पेनिट्रेशन की उनकी क्षमता के कारण एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन की बात करते हैं। किसी भी मामले में प्रतिक्रिया का तरीका, रिएक्शन मैकेनिज्म हमेशा समान होता है। रसायन ऊतक के संपर्क में आता है और सतह पर एक निश्चित समय के लिए ठहरता है, जो कि दो फैक्टर्स पर निर्भर करता है। नंबर 1, रसायन की कंपोजिशन यानी संरचना और कंसंट्रेशन यानी सांद्रता। नंबर 2, प्रभावित शरीर क्षेत्र यानी इफेक्टेड बॉडी एरिया। जैसा कि आप समझ गए हैं कि यह पेनिट्रेशन रेट यानी प्रवेश दर है जो रासायनिक जलन की गंभीरता को निर्धारित करेगा। तो प्रवेश दर निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करेगी। नंबर 1, रासायनिक संरचना यानी केमिकल कंपोजिशन और सांद्रता यानी कि केमिकल कंसंट्रेशन। जैसे कि उत्पाद एसिड, बेस, ऑक्सीडाइजर, रेड्यूसर, चिलेटर, सॉल्वेंट्स की संरचना के अनुसार अंतर नोट किया जा सकता है। और निश्चित रूप से कंसंट्रेशन, जैसे कि उदाहरण है एक ड्रेन क्लीनर और औद्योगिक रूप से जल प्रबंधन में प्रयोग किया जाने वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो दोनों में अंतर आप समझ सकते हैं। विनाश तंत्र यानी डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म दोनों मामलों में समान है। कोशिका द्रवीकरण जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक कंसंट्रेटेड पदार्थ के साथ प्रवेश दर अधिक होगी। नंबर 2, संपर्क समय यानी कांटेक्ट टाइम। जितना अधिक समय तक यह रसायन ऊतक से संपर्क में रहता है, उतना ही अधिक समय उसे काम करने यानी रिएक्शन के लिए मिलता है। इस कारण से इससे मैकेनिकल रूप से जितनी जल्दी हो सके निकालना अति महत्वपूर्ण है। नंबर 3, अंत में तापमान यानी टेम्परेचर। 50 डिग्री से अधिक तापमान पर लाया गया कोई भी तरल पदार्थ या लिक्विड संपर्क के मामले में थर्मल बर्न को ट्रिगर करेगा, यानी थर्मल बर्न स्टार्ट कर देगा। यह थर्मल बर्न कोशिकाओं को नष्ट कर देगा और इस प्रकार ऊतकों में रसायन के प्रवेश को उत्प्रेरित यानी बढ़ाना आसान करेगा। तो जैसा कि आप समझ गए हैं, मुख्य तत्व जो है वह है पेनिट्रेशन यानी भेदक क्षमता, उससे संबंधित है, विशेष रूप से जलने की गंभीरता के संदर्भ में। इसलिए जितनी जल्दी हो सके ऊतकों से रसायन के इस प्रवेश को कम करने या रोकने के लिए परिशोधन का उद्देश्य है, मतलब डिकंटामिनेशन का ऑब्जेक्टिव है। यह भी ध्यान रखें कि चिकित्सा सेवाओं द्वारा बेहतर उपचार की अनुमति देने के लिए परिशोधन यानी डिकंटामिनेशन का उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, लेकिन इलाज करना नहीं है, बल्कि ऊतकों को नष्ट करने और ऊतकों को नष्ट होने से रोकना है। यह प्राथमिक चिकित्सा उपकरण का यानी डिकंटामिनेशन सिस्टम का उद्देश्य है। अब यह समझते हैं कि रासायनिक जलन कैसे होती है। देखिए, जोखिम वाले क्षेत्र हैं जैसे कि केमिकल स्प्लैश लोकेशंस हैं, जैसे कि औद्योगिक स्तर पर भंडारण क्षेत्र, केमिकल स्टोरेज एरिया, टैंक फार्म एरिया, वेयर हाउस, उत्पादन क्षेत्र, रसायन लोडिंग अनलोडिंग एरिया, रख रखाव यानी मेंटेनेंस एरियाज। और नंबर 2, प्रयोगशाला स्तर पर रसायन की हैंडलिंग, डे टू डे हैंडलिंग ऑफ केमिकल। नंबर 3, घरेलू स्तर पर
जैसे कि ड्रेन क्लीनर, सीमेंट या चूना। सो केमिकल स्प्लैश यानी कॉन्टैक्ट मानवीय त्रुटि, कंटेनर टूटना या उपकरण की विफलता से संबंधित हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्प्लैश यानी केमिकल कॉन्टैक्ट हो सकता है। उदाहरण के लिए उपकरण पर एक रखरखाव यानी मेंटेनेंस वर्क चल रहा है, जैसे कि एक वाल्व जो खराब तरीके से या ठीक से रिकॉर्ड नहीं किया गया है का नेतृत्व करेंगे। रासायनिक जलन के अलावा उत्पादित दबाव यानी कि प्रोड्यूस्ड प्रेशर से यांत्रिक प्रभाव के लिए इस प्रकार का एक उत्तेजित तत्व का गठन होता है जिससे कि मैकेनिकल एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। तो डायरेक्ट स्प्लैश के अलावा क्रॉस कंटामिनेशन परिदृश्य पर भी हम विचार करेंगे। उदाहरण के तौर पर हैंड ग्लव्स में अगर केमिकल गिरा है और गलती से आपने आंखों में छू लिया, तो जैसा कि आप समझ गए होंगे दुर्भाग्य से कई उदाहरण हैं। इसलिए संभावित दुर्घटना के खिलाफ आपकी रक्षा करने के लिए नंबर 1 प्राथमिकता सुरक्षा निर्देशों का सम्मान, सुरक्षा नियमों का पालन करना है। जैसे कि साइट की रोकथाम योजना के अनुपालन के माध्यम से सामूहिक स्तर पर आप एक्सीडेंट रोक सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर आप पीपीज यानी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहन करके उनका उपयोग करके रोक सकते हैं। और हाँ, दुर्घटना तो कभी भी हो सकती है जो हम नहीं चाहते कि आपके साथ हो, इसलिए आपको एक दुर्घटना से बचाने के लिए एक कुशल परिशोधन प्रणाली यानी कि एफिशिएंट डिकंटामिनेशन सिस्टम होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, जल्द मिलेंगे। सी यू अगेन। नमस्ते।